जवानी दीवानी होती है और जिस पर किसी का होश नहीं रहता है। पल्लवी भी जवान थी, खूबसूरत थी और उसकी इसी खूबसूरती पर एक साधु का दिल आ गया था। उस साधु की झोपड़ी गांव से काफी दूर थी और उस झोपड़ी के करीब एक नदी बहती थी। पल्लवी हर रोज देर रात, जब भी पूरा गांव नींद के आगोश में समाया होता था, तो वह चुपचाप से उठकर उस साधु की झोपड़ी में चली जाती और कई घंटे वहां रात बिताकर लौटती। पल्लवी और साधु का यह प्रेम मिलन महीनों चलता रहा, लेकिन ना तो उसके परिवार में और ना ही गांव वालों में किसी को भी इस बात की खबर थी कि पल्लवी और साधु एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं और रात बिताते हैं। उसकी इस हरकत का किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि यदि पता होता तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ तो कहता ही या फिर कोई रोक टोक करता ही। पल्लवी और शादी की यह रासलीला चलती रही। वह साधु गांव में भिक्षा मांगने रोज ही आता था और अगर उसे कुछ खाना होता वह पल्लवी से मांग लेता था, लेकिन पल्लवी उसे खाना नहीं देती थी, बल्कि कहती थी, आप जाओ, मैं लेकर आती हूँ। उसके बाद पल्लवी खाना लेकर उसकी कुटिया में जाती और उसे अपने हाथों से खिलाती थी। पल्लवी साधु के प्रेम जाल में फंस चुकी थी। उसे साधु के अलावा और कोई दिखता ही नहीं था। सभी कुछ सही चल रहा था। जब भी पल्लवी को मौका मिलता वह साधु की कुटिया में चली जाती थी और फिर साधु और पल्लवी एक दूसरे के साथ रोमांटिक पल बिताते थे। समय यूं ही बीत रहा था और अब पल्लवी के घर वालों ने पल्लवी की शादी ठीक कर दी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं पल्लवी के घर वालों को पल्लवी और साधु को लेकर शक हो गया था, क्योंकि पल्लवी को अधिकतर कुटिया के आसपास और उस नदी के किनारे ही देखा जाता था, जिस कारण से किसी गांव वालों ने पल्लवी के माँ पापा को यह खबर कर दी थी कि आपकी बेटी अकेले नदी किनारे और उस साधु की कुटिया में बराबर जाते रहती है। और फिर उस साधु से पल्लवी का पेट छुड़ाने के लिए उसके माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया, क्योंकि उन लोगों को यही रास्ता सही लगा कि शादी हो जाने के बाद पल्लवी अपने घर चली जाएगी तो फिर किसी बात की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि जवान लड़की थी। माँ पापा अगर उसके साथ सख्ती करते तो फिर गांव में बात बनते देर नहीं लगती और फिर बदनामी के अलावा और कुछ नहीं मिलता। इसलिए माँ पापा ने समझदारी से काम लिया। उन लोगों ने पल्लवी को कुछ नहीं कहा और उसकी शादी अपने हिसाब से ठीक कर दिया। अब पल्लवी की शादी हो गई और फिर विदा होकर अपने ससुराल चली गई। फिर ससुराल जाने के 4-5 दिन के बाद ही पल्लवी वापस अपने गांव चली आई। वापस आने के बाद वह बहाना करके घर से निकली और फिर उस साधु से मिलने के लिए चली गई। पल्लवी को देखते ही साधु उसके पास जाता है और फिर उसे 2 थप्पड़ लगाता है और बहुत ही बुरा भला कहता है। पल्लवी रोने लगती है। वह कहती है, मेरी भी मजबूरी थी। अगर मैं शादी ना करती तो फिर मेरे माँ पापा का गांव में बहुत ही बदनामी होती। लेकिन देखो, मैं ससुराल से 4 दिन के बाद ही वापस चली आई, क्योंकि मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। साधु कहता है, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे बिना कितना तड़प रहा था। तुम मुझे इतनी याद आ रही थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन मैं गांव जाकर तुम्हारे बारे में किसी से कुछ पूछ भी नहीं सकता था, नहीं तो फिर लोगों को शक हो जाता और मेरे साथ साथ तुम्हारी भी बदनामी हो जाती। फिर साधु कहने लगा, तुम 4 दिन के बाद ससुराल क्यों आई? तुम्हें जल्द से जल्द अपने पति को छोड़कर ससुराल से मेरे पास आना चाहिए था। साधु पल्लवी पे नाराज हो रहा था, लेकिन पल्लवी ने फिर अपने रूप का जादू दिखाकर उस पर ऐसे प्यार का बौछार किया कि साधु सब कुछ भूल गया। वैसे भी औरत जब अपना रंग रूप दिखाती है तो मर्द अधिकतर सारी बातें भूल ही जाते हैं, और यही उस साधु के साथ हुआ। और फिर दोनों ने खुशी खुशी एक दूसरे के साथ घंटों रोमांटिक पल बिताया। अब पल्लवी फिर से पहले की तरह जब भी मौका मिलता साधु के पास चली जाती और फिर दोनों मिलकर रासलीला करते। फिर करीब 15 दिन के बाद ही पल्लवी का पति उसे विदा करके ले जाने के लिए आ गया। पल्लवी का पति मनोहर के साथ उसके परिवार के और भी आदमी पल्लवी को विदा करा के ले जाने के लिए आए थे, क्योंकि पल्लवी के ससुराल में बहुत सारे आदमी थे। पल्लवी अधिकतर रात के समय ही साधु से मिलने के लिए कुटिया में जाती थी, लेकिन आज ससुराल से अधिक आदमी आ जाने के कारण खाने पीने में और सोने में काफी लेट हो गया। पल्लवी तो कब से चाह रही थी कि जल्द से जल्द यह लोग खाना खाकर सो जाए
और फिर जैसे उसके पति और बाकी लोग खाना खाकर सो गए, पल्लवी एक थाली में खाना सजाकर रात के 12 बजे उस साधु से मिलने के लिए उसकी कुटिया में चली गई। लेकिन आज जब पल्लवी खाना लेकर कुटिया की तरफ जा रही थी, तो उसका पति मनोहर उस वक्त जगा हुआ था, क्योंकि वो पल्लवी का इंतजार कर रहा था। और अब जैसे उसने पल्लवी को आधी रात में घर से बाहर जाते हुए देखा, तो उसे आश्चर्य हुआ और वह भी उठकर उसके पीछे पीछे चल दिया। पल्लवी काफी तेज रफ्तार से चलती हुई साधु की कुटिया पर पहुंची, और आज काफी लेट हो जाने के कारण साधु कुटिया में इधर से उधर टहल रहा था। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी, और जैसे उसकी नजर पल्लवी पर पड़ी, वह पल्लवी को देखते ही कहने लगा, मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ, और तुम हो कि पता नहीं कहाँ थी। तुम्हारी राह देखते देखते मेरी आंखें पत्थर सी हो गई है। देर होने के कारण साधु पल्लवी को डांटने लगा था। पल्लवी कहने लगी, मेरे ससुराल वाले मुझे ले जाने के लिए आए हैं, और इसलिए आने में देर हो गई। उसकी बात सुनकर साधु को बहुत जोरों का गुस्सा आ गया, और वह पल्लवी को 2 थप्पड़ मार दिया और कहा, तू चली जाएगी तो उसके बाद मेरा क्या होगा? तूने कभी सोचा इस बारे में? जवाब दो मुझे कि तुम्हारे जाने के बाद मैं कैसे तुम्हारे बिना रहूंगा। मेरे अंदर जो ज्वाला दहक रही है, उसे मैं कैसे शांत करूंगा? पल्लवी कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द से जल्द कोई ना कोई बहाना बनाकर यहाँ आ जाऊंगी, क्योंकि मुझे भी तो तुम्हारे बिना मन नहीं लगेगा। फिर साधु कहने लगा, ठीक है, तुम जल्द से जल्द आने की कोशिश करना, और सुनो, तुम कल मत आना, परसों जाना, क्योंकि कल हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही हसीन पल बिताएंगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल सोचा है। पल्लवी मुस्कुराने लगी और साधु के गले लग गई, और उसने साधु को अपने हाथों से खाना खिलाया। साधु कभी खाना खाता तो कभी उसके हाथों को चूमता, और इन दोनों की हरकत मनोहर झोपड़ी के बाहर खड़े होकर एक छोटी सी छेद से देख रहा था। उसके तन बदन में आग लग गई। उसने पत्नी को किसी पराये मर्द के साथ इस तरह देखने के बाद मनोहर अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद पल्लवी घर जाने लगती है, और जाते जाते साधु को कहती है, तुम फिक्र ना करो, मैं कल रुक जाऊंगी, और अगर उसके बाद मैं जल्द से जल्द ससुराल से आने की कोशिश करूंगी, और अगर मैं ना आ पाऊं तो तुम वहां पर चले आना, और मैं किसी न किसी बहाना से तुमसे मिल लिया करूंगी। साधु कहने लगा, ठीक है, मैं ही वहां पर आ जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, और हमारे यह मिलन किसी भी कीमत पर रुकना नहीं चाहिए। मनोहर झोपड़ी के पीछे खड़ा हुआ सब कुछ सुन रहा था और सब देख रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसका जी में तो आ रहा था कि वह उसी समय उन दोनों को जान से मार दे, मगर न जाने क्या सोचकर वो वहां से चला आया और आकर चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। दूसरे दिन मनोहर ने जानबूझकर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। वह पल्लवी को कहने लगा, आज जरा तबीयत ठीक नहीं लग रही है, सो कल हम लोग चलते हैं। यह सुनकर पल्लवी बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन उसने अपनी प्रशंसा पति पर या घर के किसी अन्य सदस्य पर जाहिर नहीं की, और मगन होकर रात में साधु से मिलने जाने के लिए तैयारी करने लगी। दूसरे दिन रात्रि में भोजन करने के बाद मनोहर चुपचाप से सोने का बहाना करके अपने कमरे में चला गया, लेकिन वह सोया नहीं, और कमरे के पीछे जो दरवाजा था उससे निकलकर तेज कदमों से चलता हुआ साधु की झोपड़ी पर आ गया। मनोहर अपने साथ एक फावड़ा भी छुपाकर लेकर आया था, और फिर वह पहुंचकर मौका मिलते ही उस फावड़े से साधु के 2 टुकड़े कर डालता है। साधु को मारने के बाद अब उसे समझ में नहीं आ रहा था वह यहाँ से कैसे भागे, क्योंकि उसने दूर से ही देख लिया था कि पल्लवी साधु से मिलने के लिए बहुत ही सज धज कर आ रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया, तो वह वहीं पर एक पेड़ के ऊपर चढ़कर छुप गया, और फावड़े को भी उसने वहीं पर फेंक दिया। फिर थोड़ी देर के बाद जैसे ही पल्लवी दुल्हन की तरह सज धज कर हाथ में खाना लिए उस झोपड़ी के अंदर आई, तो जैसे ही वह झोपड़ी के अंदर साधु को 2 टुकड़े हालत में देखती है, तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, और वह चीख मार अपने प्रेमी साधु से लिपटकर बिलक बिलक कर रोने लगती है। उसकी हालत देखने लायक थी। वह पागलों की तरह झोपड़ी से निकलकर नदी के आसपास इधर उधर दौड़ने लगती है, और तभी उसकी नजर उस फावड़े पर गई जिस पर साधु का खून लगा हुआ था। मनोहर ने जल्दीबाजी में फावड़े को नदी किनारे फेंक दिया था।
अब पल्लवी उस फावड़े को लेकर इधर उधर उस आदमी का तलाश करने लगी जिसने कि उसके प्रेमी का खून किया था। और निश्चित था, यदि उसके प्रेमी का कत्ल करने वाला उसे मिल जाता तो वह उसके भी टुकड़े टुकड़े कर डालती। प्रेम और विरह की अग्नि में उसके तन पतंग में आग लगा रखी थी। उसने नदी किनारे पर इधर उधर कई चक्कर काटे और जब कोई नजर नहीं आया तो फावड़ा को वहीं पर रखकर लकड़ियां इकट्ठा करने लगी। कुछ लकड़ियां तो झोपड़ी में थी, कुछ और इकट्ठे किए और फिर उसके सर को धड़ से जोड़कर उसने झोपड़ी को भी नीचे गिराया और फिर उसमें आग लगा दी। उसके प्रेमी की चिता जल रही थी और वह चिता के पास खड़े होकर खून के आंसू रो रही थी। जब चिता पूरी तरह से जल गई तब फिर वह थके हुए कदमों से अपने घर को चल दी। पल्लवी के वहां से जाते ही मनोहर अब पेड़ पर से नीचे उतरता है और फिर पीछे के रास्ते से आकर अपने कमरे में बेड पर सो जाता है। पहले तो उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर कुछ ही देर बाद नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। पल्लवी भी आकर अपने चारपाई पर लेट गई, लेकिन वह पूरी रात बिल्कुल ना सो सकी। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। उसे रह रहकर अपने प्रेमी साधु की याद आ रही थी। और फिर इसी तरह रात बीत गई। दूसरे दिन सुबह उठकर पल्लवी ने घर का सारा काम किया और फिर तैयार होकर मनोहर के साथ अपने ससुराल चली आई। किसी ने सच कहा है, नारी का हृदय भी सागर की तरह विशाल और गहरा होता है और उसमें न जाने क्या क्या समा जाता है। सुबह उसके चेहरे पर रात की घटना की जरा भी परछाई ना थी। चेहरे पर किसी तरह कोई शिकन नहीं था। मनोहर ने भी कमाल का काम किया था। उसने इतनी होशियारी से इस घटना को अंजाम दिया था, किसी को भी कानों कान खबर ना हुई। इन सबके पीछे मनोहर का हाथ था। मनोहर ने किसी के सामने इस बात का जिक्र भी नहीं किया था और फिर वो अपनी पत्नी को विदा करके अपने घर ले आया। उसने अपनी पत्नी को यह सोचकर माफ कर दिया कि जीवन में गलती किससे नहीं होती है। अगर गलती को माफ ना किया जाए तो गलती करने वाला और भी गलती करते चला जाता है। शायद इसलिए मनोहर ने अपनी पत्नी को माफ कर दिया था, क्योंकि उसने तो उसके प्रेमी का काम ही तमाम कर दिया था और अब पत्नी द्वारा किसी भी तरह की हरकत करने का तो कोई चांस ही नहीं था। अब मनोहर पल्लवी को बहुत ही इज्जत के साथ अपने घर में रखने लगा था। वह उसे बहुत ही प्यार करता था, जैसे कि हर कोई अपनी पत्नी से करता है। समय यूं ही बीतता जा रहा था। पल्लवी भी अपना धर्म पूरी निष्ठा के साथ निभा रही थी। उसने अपनी तरफ से ससुराल में किसी को भी शिकायत का कोई मौका नहीं दिया था। वह एकदम शांत थी। अब काफी समय बीत चुका था। इस घटना के बारे में ना ही कभी पल्लवी ने मनोहर को बताया और ना ही मनोहर ने कभी भी पल्लवी के सामने कोई जिक्र किया। दोनों अपने अपनी ड्यूटी निभाते रहे। मगर एक दिन रात में पल्लवी और मनोहर दोनों आंगन में बैठे हुए थे। मनोहर खाना खा रहा था। अब पल्लवी वहीं पर बैठे उसे पंखा छोड़ रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत ही अधिक थी। इसलिए वह लोग बाहर आंगन में बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते मनोहर को प्यास लगी तो उसने पल्लवी से कहा, पल्लवी जरा अंदर से मेरे लिए पानी लेते आना। पल्लवी बोली, अंदर तो अंधेरा है, लाइट भी नहीं है, मैं आपके लिए कैसे पानी लाऊं? मुझे डर लग रहा है। उसके मुंह से यह बात सुनकर मनोहर को हंसी आ गई और वह जोर जोर से हंसने लगा। तो पल्लवी कहने लगी, इसमें हंसने की क्या बात है? मैं कह रही हूं ना कि अंधेरे के कारण मुझे डर लग रहा है। इस पर मनोहर हंसते हुए कहने लगा, तुम्हें घर के अंदर से एक गिलास पानी लाने में डर लग रहा है और उस समय डर नहीं लग रहा था जब तुम आधी रात को उस साधु की लाश को नदी किनारे लकड़ियां चुनकर उसका क्रियाक्रम कर रही थी। आज न जाने कैसे इतने दिनों के बाद मनोहर के मुंह से शब्द निकल गया और जो बात अभी तक उसके दिल में थी वह आज उसकी जुबान पर आ गई थी। मनोहर के मुंह से इस बात सुनते ही पल्लवी की आंखें मशाल की तरह जल उठी। वहीं उसके शरीर में खून की लहर दौड़ पड़ी थी। वह जहां पर बैठी थी वहीं थोड़ी दूर पर गड़ासा रखा हुआ था। वह उठी और उसने लपक कर उसे उठा लिया और अपनी पूरी शक्ति से मनोहर पर वार कर दिया। मनोहर पहले से ही सतर्क हो गया था। वह चारपाई से कुदक कर एक तरफ खड़ा हो गया। पल्लवी ने इतनी जोर से गड़ासे से वार किया था कि चारपाई की पट्टी भी कटकर दो टुकड़े हो गई थी। अब उसने मनोहर पर कई बार प्रहार किया, लेकिन मनोहर हर बार अपने आप को बचा ले रहा था। इधर मनोहर को अपनी भूल का भी एहसास हुआ था। वह सोच रहा था कि उसने यह सब कहकर बहुत बड़ी भूल कर दी, मगर अब क्या हो सकता था।
तीर तो कमान से निकल चुका था। वह बार बार पल्लवी को कह रहा था, पल्लवी होश में आओ, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। तुम्हें परेशान करना या बेइज्जत करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। तुम खुद सोचो, कितने वर्ष हो गए हैं, आज तक मैंने इस विषय पर कभी कोई जिक्र नहीं किया। मैं आज भी इस बारे में कुछ नहीं कहता, पर पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में यह बात आ गई और मेरे मुंह से निकल गया। मुझे माफ कर दो। लेकिन पल्लवी पर मनोहर की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह बार बार पल्लवी से माफी मांगता कहता रहा, लेकिन पल्लवी की आंखों में तो खून उतर आया था, जैसे शादू के दो टुकड़े लाश को देखकर उतरा था। मनोहर ने आज वक्त की राख में दबी चिंगारी को हवा दे डाली थी, और इसी वजह से उसके हाथों में वह गड़ासा आ चुका था और उसकी आत्मा रो पड़ी थी। इसी तरह करके काफी वक्त गुजर गया, लेकिन पल्लवी मनोहर को मार न पाई और अंत में उसने उस गड़ासे से अपने ही गर्दन को अपने शरीर से अलग कर लिया और वह मर गई। मनोहर अपनी भूल पर बहुत ही अफसोस कर रहा था। उसे बार बार अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन अब तो जो होना था वह तो हो ही गया था और इसका कोई इलाज नहीं था। एक तरह से कहा जा सकता है कि उसका घर बर्बाद हो गया था, जिसका जिम्मेदार वह स्वयं था। बातों ही बातों में उसकी पत्नी का अंत हो गया था। मेहरबानी यह थी कि किसी ने पुलिस रिपोर्ट नहीं की थी, नहीं तो लाश पोस्टमार्टम के लिए ज्यादा और फिर कई दिनों तक पुलिस का चक्कर लगाना पड़ता। मनोहर अब पल्लवी की अर्थी तैयार करने लगा था और फिर उसने उसका बहुत ही अच्छे से क्रियाक्रम करके उसके शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया। मनोहर ने पल्लवी की हर गलती को माफ कर दिया था। उसने उसे उसके प्रेमी के साथ उस दशा में देखा था, जिस दशा में देखने के बाद कोई भी मर्द किसी भी हालत में उस पत्नी को उस वक्त जिंदा नहीं छोड़ता। लेकिन मनोहर ने आज भी उसे माफ कर दिया था और बार बार अपनी ही गलती दोहरा रहा था। वह पल्लवी को समझा रहा था, लेकिन पल्लवी नहीं मानी और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर। इसलिए कहते हैं, यह बोली ही है जिससे किसी का घर बसने में उजड़ने में देर नहीं लगती है। दोस्तों, कहानी कैसे लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।